हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 11th क्लास के लिए केमिस्ट्री का एक मॉडल सेट लेकर के आए हैं। तो आज का इस क्लास में हम 11th क्लास केमिस्ट्री का जो मॉडल सेट का क्वेश्चन और आंसर आप लोग को हम बताने वाले हैं, वो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2023 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए जारी की गई है। ठीक है, तो चलिए आज का इस क्लास में हम 11th क्लास के लिए जो केमिस्ट्री का जो मॉडल सेट है, जो कि झारखंड बोर्ड के द्वारा 2023 वाले बच्चों के लिए जारी की गई है, उस मॉडल सेट का क्वेश्चंस को और उसके आंसर को हम लोग समझते हैं। तो इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो या तो फिर मॉडल सेट हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो किसी क्लास के लिए 11th 12th या तो बीएससी के लिए, इस चीज़ का आप अगर लाभ उठाना चाहते हैं और इस चैनल में आप नए हैं और चैनल में बने रहना चाहते हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त होते रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए आज का इस क्लास में हम 11th क्लास झारखंड बोर्ड के द्वारा 2023 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए 11th का केमिस्ट्री का मॉडल सेट का क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दोगे, ये है हमारा झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जारी की गई मॉडल सेट, जो है क्लास 11th का, सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और एग्जामिनेशन ईयर है 2023, मतलब 2023 में ये एग्ज़ाम लिया गया था। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन में ध्यान दोगे। जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, ध्यान दोगे। इसमें टोटल 40 MCQ क्वेश्चंस है। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स, सभी के लिए 1 मार्क्स है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ध्यान दोगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल फॉर विच L = 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 14। ठीक है, इसके बाद 2 में है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हैवी वाटर। ठीक है, हैवी वाटर का मॉलिक्यूलर मास तो इसका हो जाएगा 20, यानी सी नंबर। 3 में है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यानी इसमें टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करता है, तो मोलरिटी डिपेंड करता है, जिसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 4 में है द वैल्यू ऑफ द क्वांटम नंबर फॉर 2p ऑर्बिटल आर। 2p ऑर्बिटल के लिए कौन सा वैल्यू यहाँ क्वांटम नंबर का पॉसिबल होगा, तो वो होगा सी नंबर, 4 का सी नंबर। इसके बाद 5 में है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान दोगे, यहाँ क्वेश्चन देख लोगे, इस क्वेश्चन को आप लोग को एकदम डिटेल से सॉल्व करके बताया जाएगा। ठीक है, 6 में है एफ जो है सो कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का या पी ब्लॉक का या एस ब्लॉक का या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख करके बताया जाएगा आपको। 7 में है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द 16 ग्राम ऑफ मेथेन। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज नॉट पॉसिबल, इसमें से पॉसिबल कौन नहीं है, कौन सा पॉसिबल नहीं है वो बताना है। 9 में नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन 4th सेल ऑफ Cu, तो इसका भी कन्फिग्रेशन लिख के बताया जाएगा, ध्यान दोगे। 10 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज विल हैव द लार्जेस्ट साइज। 11 में है द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये कौन सा पीरियोडिक टेबल में
कौन सा ब्लॉक में होगा। 12th में है 129 का IUPAC सिंबल लिखना है। इसके बाद 13 हेलोजन बिलोंग्स टू, हेलोजन कौन सा पीरियोडिक टेबल कौन सा ग्रुप में बिलोंग करता है। 14 में है चार्ल्स लॉ ऑफ द गैस गिव्स रिलेशन बिटवीन, किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है वो बताना है आपको। 15 है व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। 16 है सिनगैस इज ए मिक्सचर ऑफ। 17 में हाउ मेनी हाइड्रोजन गैस बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट पेंटाऑक्साइड। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस इज मोस्ट अस्टेबल। 19 में है द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज। इसके बाद 20 में है कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉन एज। 21 में है विच ऑफ द अल्कली मेटल गिव हाइड्रेटेड साल्ट्स। 20 में इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड the pair of hybridized orbitals involved in the formation of C2C3 bond is, यानी इसमें दूसरे नंबर कार्बन और तीसरे नंबर कार्बन में कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है वो आपको बताना है। 23 में द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड। 24 में ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन द अल्कली मेटल इज। 25 में शेप ऑफ द NH3 मॉलिक्यूल इज। 26 में बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2। 27 में ए सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन। 29 में है इन द गिवन स्पेसीज विच वन इज लुइस बेस। 30 में है व्हाट विल बी द कंजुगेट एसिड फॉर NH2 माइनस। 31 में द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सैंपल ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक इज 10 to the power -5 मोलरिटी, व्हाट इज इट्स pH। 32 में है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज डू नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। 35 में है द नेचर ऑफ O2 गैस। 35 में है थर्मोडायनेमिकली मोस्ट अस्टेबल फॉर्म ऑफ द कार्बन इज। 36 एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज। 37 में है द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ टू ब्यूटीन विल बी, व्हाट विल नेक्स्ट है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन, रिएक्शन को रिएक्ट करवाने से प्रोडक्ट क्या बनेगा। 39 में व्हाट इज द IUPAC नेम, जो कंपाउंड दिया हुआ है उसका IUPAC नेम बताना है। 40 में है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं, ध्यान दोगे। क्वेश्चन में ध्यान दोगे।
अब इन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, ध्यान दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये जान लें कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एस में होता है, जैसे कि कन्फिग्रेशन जब हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है, 1s2 2s2 अगर हम लोग कन्फिग्रेशन अगर लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इस प्रकार से कन्फिग्रेशन जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारा ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, एस है, पी है, डी है और एफ है, ठीक है, ये है हमारा ऑर्बिटल। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो उसके लिए एल का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, पी में प्रेजेंट है तो एल का वैल्यू 1 होता है, डी में प्रेजेंट है तो एल का वैल्यू 2 होता है, एफ में प्रेजेंट है तो एल का वैल्यू 3 होता है। ये पता होना चाहिए, इतना चीज पता होना चाहिए। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी किसी भी एस में प्रेजेंट है तो उसके लिए एल का वैल्यू, ये है मेरा एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर, इसका वैल्यू 0 होता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो उसके लिए एल का वैल्यू 1 होता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डी में प्रेजेंट है तो एल का वैल्यू 2 होता है। और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एफ में प्रेजेंट है तो उसके लिए एल का वैल्यू 3 होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और जब हम लोग कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 6 रह सकता है। इसमें मैक्सिमम 10 रह सकता है और इसमें मैक्सिमम 14 रह सकता है, ठीक है। तो अब अगर एल का वैल्यू 0 दिया हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है कि ये उस सबसेल में है तो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 2 होगा। अगर 1 दिया हुआ है पूछा गया है तो 6 होगा। अगर 2 दिया हुआ है और पूछा गया है तो 10 होगा। और अगर 3 दिया हुआ है तो पूछा जाएगा तो 14 होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन में दिया हुआ था, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल फॉर विच एल इक्वल टू 3, तो एल इक्वल टू अगर 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, तो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड में है मॉलिकुलर मास ऑफ द हैवी वाटर। तो वाटर का आइसोटॉप्स पढ़े होगे आप लोग। तो वाटर का 3 आइसोटॉप्स होता है, एक 1,1 फिर एक H12 और एक H13, ठीक है, ये होता है। तो ये हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है हमारा, जिसमें तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है। इसका मास नंबर 1 होता है, इसका मास नंबर 2 होता है, इसका मास नंबर 3 होता है, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन से जो वाटर बनता है, जिसे इसे हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे D से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे जो वाटर बनता है वो H2O कहलाता है, ठीक है। इससे जो वाटर बनता है वो D2O कहलाता है और इससे जो वाटर का बनता है वो T2O कहलाता है, ठीक है। तो ये है मेरा हैवी वाटर, ठीक है, D2O। तो इस D2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो इस D का मतलब है ये वाला H, जिसका मास क्या है मेरा 2 है, ठीक है, मास 2 है। तो इसमें कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 होगा, ठीक है, 2 इंटू 2 होगा। प्लस में ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, यानी 4 + 16 यानी कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका सी नंबर हो जाएगा, जिसमें 20 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है। ए में है मोलरिटी, बी में है मोललिटी, सी में है मोल फ्रैक्शन, डी में है नॉन ऑफ दीज। तो इसको क्वेश्चन को जानने से पहले हम लोग 3 चीज के बारे में जानेंगे। क्या क्या, तो मोलरिटी के बारे में, मोललिटी के बारे में और मोल फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो ये मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोललिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन एक्चुअली में किसी एक कंपोनेंट का होता है, ठीक है। जिस कंपोनेंट का भी हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन,
अगर किसी का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम लोग निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स को, उसी कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे। सपोज कि अगर हम ए का निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। अगर उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट ए एंड बी है तो दोनों का सम का कम नंबर ऑफ मोल्स होगा, और ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो ए का नंबर ऑफ मोल से उसे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करता है। तो सबसे पहला चीज कि मोलरिटी में दो चीज यूज हुआ है, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इन दोनों में हमारा टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करता है, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करता है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता है, ये भी डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर पर, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। यानी टेम्परेचर के घटने बढ़ने से नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी किसी का ये भी एक कंपोनेंट का, यानी नंबर ऑफ मोल्स, फाइनली ये भी मेरा नंबर ऑफ मोल्स ही है और ये सब भी मेरा नंबर ऑफ मोल्स ही है। तो टेम्परेचर के चेंज होने से किसी भी कंपोनेंट का या टोटल सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स जो है सो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर पर ये सब डिपेंड तो कर नहीं रहा है हमारा, सिर्फ ये अकेला डिपेंड कर रहा है। तो ये अगर टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब है डिपेंड मेरा यही नहीं करेगा, कौन डिपेंड करेगा, तो मोलरिटी डिपेंड करेगा। यानी इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर इसमें से कौन डिपेंड कर रहा है, तो सीधी सी बात कौन डिपेंड करेगा, तो मोलरिटी डिपेंड करेगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। क्या होगा आंसर इसका, ए नंबर हो जाएगा। ये ए में था, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द वैल्यू ऑफ द क्वांटम नंबर फॉर 2p ऑर्बिटल। यानी 2p ऑर्बिटल के लिए वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर क्या होगा। तो ध्यान दोगे, सबसे पहले ये जो है हमारा 2, ये इससे n का पता चलता है, और ये p है तो अभी जस्ट बताएं कि s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, d के लिए l का वैल्यू 2 होता है, और f के लिए l का वैल्यू 3 होता है। तो यहाँ पर p है तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। n यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट n हो गया, n का वैल्यू 2 हो गया और l का वैल्यू 2, यानी क्या हो जाएगा n इक्वल टू 2 और l इक्वल टू 1। यानी ये कहाँ पर है, तो ये है हमारा C में। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मास बाय मोलर मास। मास यानी गिवन मास, मास बाय मोलर मास या ग्राम मोलर मास। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो अगर इसमें हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, इसमें निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, इसमें निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, इसमें निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तीनों में, तो तीनों के लिए ये मास का जो वैल्यू है ऊपर में, ये जो मास का जो वैल्यू है ऊपर में, इसमें आ जाएगा 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1। अब यहाँ पर सबका एटॉमिक मास हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो ये जो मोलर मास जो है ना, ये मोलर मास के जहाँ पर एटॉमिक मास आएगा, और यही हमारा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता तो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। अब ध्यान दोगे यहां पर कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है। यहां पर हम एटॉमिक मास लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ
एटम्स फाइंड करना है तो एटॉमिक मास होगा, वही चीज होता है 1 मोल का मास, एटॉमिक मास। ठीक है, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 और गिवन मास 1, सोडियम का एटॉमिक मास 23 गिवन मास 1, लिथियम का एटॉमिक मास 7 और गिवन मास 1, और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 और गिवन मास 1। अब ये क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो चार नंबर है इन चारों में से ग्रेटर कौन होगा, तो सबका न्यूमरेटर सेम है। अब डिनोमिनेटर जिसका सबसे स्मॉलेस्ट है उसका वैल्यू ग्रेटर होगा, यानी ग्रेटर कौन होगा हमारा, ये होगा, ये ग्रेटर होगा, सबसे ग्रेटर होगा। और जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, नंबर ऑफ आयंस हो गया, ये सब ग्रेटर होता है। यानी यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, यानी जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा आया है उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इस चारों नंबर में से हमारा ये जो नंबर है वो ग्रेटर होगा, क्योंकि यहाँ 1 को 40 से डिवाइड किए हैं, यहाँ 1 को 23 से डिवाइड किए हैं, यहाँ 1 को 7 से डिवाइड किए हैं, यहाँ 1 को 35.5 से डिवाइड किए हैं। तो वह 1 को जहाँ पर सबसे छोटे नंबर से डिवाइड किया गया है, सबसे स्मॉलेस्ट से डिवाइड किया है, वो सबसे बड़ा होगा, मतलब ये सबसे बड़ा होगा। यानी इस चारों में से नंबर ऑफ मोल्स इसमें ज़्यादा होगा, और जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, Fe इज, तो चार ऑप्शन है उसमें, डी ब्लॉक इलेमेंट, पी ब्लॉक इलेमेंट, एस ब्लॉक इलेमेंट एंड नन ऑफ दीज। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को Fe का कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जब हम लोग Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे और Fe का कन्फिग्रेशन लिखने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, एस में, पी में, डी में, एफ में। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी का भी कन्फिग्रेशन लिखते वक्त अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में इंटर कर रहा है तो वो एस ब्लॉक इलेमेंट कहलाएगा। अगर किसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में इंटर कर रहा है तो वो पी ब्लॉक इलेमेंट कहलाएगा, और अगर किसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में इंटर कर रहा है तो वो डी ब्लॉक इलेमेंट कहलाएगा, और अगर किसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में इंटर कर रहा है तो वो एफ ब्लॉक इलेमेंट कहलाएगा। फिर से हम रिपीट करते हैं, ध्यान दोगा, अगर किसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में इंटर करेगा तो वो एस ब्लॉक इलेमेंट कहलाएगा, और अगर किसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में इंटर करेगा तो वो पी ब्लॉक इलेमेंट कहलाएगा। अगर किसी भी इलेमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में इंटर करेगा तो वो डी ब्लॉक इलेमेंट कहलाएगा, और अगर किसी भी इलेमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में इंटर करेगा तो वो एफ ब्लॉक कहलाएगा। तो ध्यान दोगे यहाँ जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारा डी में इंटर कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हम लिखने बता चुके हैं अफवाओ प्रिंसिपल में, ध्यान दोगे उसको देखोगे। ठीक है, तो जब इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में इंटर करेगा, तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में इंटर कर रहा है तो ये कौन सा ब्लॉक इलेमेंट होगा, तो डी ब्लॉक, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक इलेमेंट कहलाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान दोगे, 7 में है what will be the amount of water produced when the consumption of 16 ग्राम of methane, यानी जब मीथेन का दहन कराया जाएगा, ऑक्सीजन के उपस्थिति में इसे जलाया जाएगा मीथेन को। ठीक है, मीथेन को जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया जाएगा तो जलाने के बाद CO2 गैस और वाटर बनता है, तो इसके लिए रिएक्शन क्या होगा, ध्यान दोगे, जैसे CH4 मीथेन है ये। ठीक है, जब इसका हम लोग कंबशन करते हैं, ऑक्सीजन में इसे जलाते हैं तो क्या क्या बनता है, तो CO2 बनता है और H2O बनता है। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को यहाँ बैलेंस करने वाले हैं। तो बैलेंस करने के लिए ध्यान दोगे यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है,
तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया, मतलब CH4 का पूरा पार्ट उधर बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन हुआ, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरा फिलहाल तो इसका कंवर्जन करने से इसका बैलेंस इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब हमें यहाँ पूछा गया है कि what will be the amount of the water produced by the combustion of the 16 ग्राम ऑफ मीथेन, यानी 16 ग्राम मीथेन के दहन से उत्पन्न जल की मात्रा क्या होगी। ठीक है, यानी ऑक्सीजन का अमाउंट दिया हुआ है 16 ग्राम, ठीक है, ये CH4 मीथेन का अमाउंट दिया हुआ है 16 ग्राम और वाटर का हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन जो हमारा हो रहा है यहाँ पर इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। तो CH4 में कार्बन का मास होता है 12, फिर यहाँ H4 है तो 4 × 1 होगा। ठीक है, कार्बन का होता है 12 ग्राम, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन होने के चलते 4 × 1 हम कर दिए। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 12 + 4 दैट इज 16 ग्राम, 16 ग्राम, ठीक है, यानी यहाँ 16 ग्राम है। अब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं इसका, तो यहाँ सबसे पहले तो 2 है तो 2 रहेगा बाहर में ब्रैकेट में। अब H2O का फाइंड करेंगे तो हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 आएगा। ठीक है, अब 2 × 1 का 2 हो जाएगा, प्लस में 16, तो क्या आएगा इसका 18। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 ग्राम। ठीक है, कितना आएगा 36 ग्राम, यानी 16 ग्राम CH4 को जलाने से 36 ग्राम वाटर हमें प्राप्त हो रहा है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए में है हमारा 36 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट will be the amount of water produced by the combustion of 16 ग्राम of methane, that is इसका क्या हो जाएगा, तो 36 ग्राम ऑफ वाटर, दैट इज ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान दोगे, 8 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें से कौन कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान दोगे। हम अगर कन्फिग्रेशन यहाँ लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 ऐसे चलते जाता है। ठीक है, तो ध्यान दोगे यहाँ पर, तो पहला ऑर्बिट ये यहाँ जो 1 जो लिखा हुआ है ये हमें क्या बता रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ s आता है। सेकेंड ऑर्बिट में देखोगे यहाँ सेकेंड ऑर्बिट में s भी आता है 2p भी आता है। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट में ध्यान दोगे, थर्ड में 3s 3p 3d आता है, 4 में 4s 4p 4d 4f आता है, 5s 5p 5d 5f ऐसा आता है। तो ध्यान दोगे यहाँ पर पहला ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल s होता है, s, और सेकेंड में s और p दोनों होता है। ठीक है, थर्ड में s होता है p होता है d होता है, 4 में s होता है p होता है d होता है f होता है। बट यहाँ पूछा गया है कि ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन में कौन सा कन्फिग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये मेरा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में डी नहीं आता है। यहाँ 2d5 लिखा हुआ है, सेकेंड में डी नहीं आता है, ये हमारा रॉन्ग है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी ये पॉसिबल नहीं है, आंसर होगा बी नंबर। पूछा गया था इसमें क्वेश्चन में, तो क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज नॉट पॉसिबल। तो 2d5 जो है वो पॉसिबल नहीं है। यानी यहाँ पर ध्यान दोगे
तो बी नंबर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 29 में पूछा गया है, सॉरी 29 बोल रहे हैं, सॉरी 9 में बोला गया है, 9 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ सेल ऑफ कॉपर एटम इज, यानी Cu परमाणु के चौथे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। तो अगर आप कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने जान रहे हो तो देखोगे यहाँ स्क्रीन में दिख रहा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। तो यहाँ क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि चौथे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ सेल। तो सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाए फर्स्ट में, तो फर्स्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर पावर में जो रहता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों को दोनों सेकेंड को ऑर्बिट है, तो इसमें 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है। ये पूरा का पूरा थर्ड है, थर्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 6 10, तो 18 है। ठीक है, और यहाँ जो चौथा जो हमारा ऑर्बिट है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, एस का पावर में 1 लगा हुआ है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, जो कि डी नंबर में है 1, यानी ये इसका आंसर होगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज विल हैव द लार्जेस्ट साइज, यानी निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा होगा, Mg का या Mg2+ का या एल्यूमिनियम का या एल्यूमिनियम 3+ का। तो अगर आप लोग को पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने में साइज जो है सो डिक्रीज करता है। ठीक है, इधर जाने से डिक्रीज करता है। तो पीरियोडिक टेबल में ध्यान दोगे तो मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आता है, पोजीशन देखा जाए पीरियोडिक टेबल में तो मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आता है, और लेफ्ट से राइट जाने से साइज डिक्रीज करता है। तो अगर हम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में अगर कंपेयर कर दें तो मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा, किससे, तो एल्यूमिनियम से। ठीक है, अब ध्यान दोगे, अगर यहां पर मैग्नीशियम का फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, मैग्नीशियम का फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसमें मेरा 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 8 होगा, 10 हो जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब सीधी सी बात है, मैग्नीशियम, ये है मेरा मैग्नीशियम का साइज। ठीक है, ये मैग्नीशियम है। ठीक है, अब ध्यान दोगे, अगर यहाँ पर मैग्नीशियम 2+ का पूछा जाए, मैग्नीशियम 2+ का, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी ना वो 2+ बनेगा। प्लस में यहाँ मैग्नीशियम 2+ का मतलब क्या है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या ये ऑर्बिट रहेगा, फिर ये तो ऑर्बिट रिलीज हो जाएगा, ये तो ऑर्बिट हट जाएगा, ऑर्बिट तो मेरा इतना ही ना बचेगा फिर, यानी ये मेरा है Mg। अब जैसे ही Mg हमारा 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये तो हट जाएगा बाहर वाला ऑर्बिट, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड इतना ही ना बचेगा। तो अब इन दोनों में किसका साइज बड़ा होगा, तो साइज तो मेरा इसी का बड़ा होगा। फिर से हम रिपीट करते हैं, ध्यान दोगे, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर साइज जो है सो डिक्रीज करता है। ठीक है, और एल्यूमिनियम पहले आता है, उसके सॉरी मैग्नीशियम पहले आता है, बाद में एल्यूमिनियम आता है, और इधर जाने से साइज डिक्रीज करता है, तो ये पहले है, तो सीधी सी बात है कि मैग्नीशियम का साइज एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद ये है मैग्नीशियम का, सपोज कर लो मैग्नीशियम, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन है हमारा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, जो कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है ये। अब Mg2+ का मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया ये तो हट जाएगा हमारा, सिर्फ ये बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बचेगा। अब इन दोनों में किसका साइज ज्यादा होगा, तो साइज तो मेरा इसी का ज्यादा होगा, यानी एल्यूमिनियम से भी बड़ा होगा मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम Mg2+ से भी बड़ा होगा। तो मैग्नीशियम तो एल्यूमिनियम से बड़ा है, तो इन दोनों से बड़ा ही होगा, और ये मैग्नीशियम इससे भी बड़ा है, यानी आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, Mg, यानी इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ए नंबर Mg। Mg यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट है साइज में, सबसे स्मॉलेस्ट अगर पूछा जाता तो कौन होता, ये एल्यूमिनियम 3+ होता।
एल्यूमिनियम 3+ हो जाता, स्मॉलेस्ट इन साइज। क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान दोगे, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यानी एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 35 है, तो वो पीरियोडिक टेबल के कौन सा ब्लॉक में है। तो अभी जैसा कि बताएं, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s में इंटर करेगा वो s ब्लॉक होगा, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p में इंटर करेगा वो p ब्लॉक होगा, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन d में इंटर करेगा वो d ब्लॉक होगा, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन f में इंटर करेगा वो f ब्लॉक होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कन्फिग्रेशन कैसे लिखना है वो जान लें। जैसे तो हम बता चुके हैं अफबाउ प्रिंसिपल में, तो कन्फिग्रेशन लिखने के लिए इस चीज को याद रखना है आप लोग को, ये अफबाउ प्रिंसिपल से आया है, ध्यान दोगे। सबसे पहले इस लाइन को फुलफिल करेंगे, इसके लिए s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, p में मैक्सिमम 6 होता है, d में मैक्सिमम 10 होता है, f में मैक्सिमम 14 होता है, ठीक है। तो 35 को हमें रखना है, तो सबसे पहले 1s से स्टार्ट करेंगे, 1s, और s में 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये लाइन भरने के बाद हम दूसरे लाइन में स्टार्ट करेंगे, तो 2s आ रहा है, 2s में भी s है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये 2s भर गया ये लाइन। अब हम इस लाइन में आएंगे, इस लाइन में 2 ऑर्बिटल है, एक 2p है और एक 3s है, तो पहले 2p आ रहा है तो पहले 2p को लेंगे, तो p में कितना आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। p में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। p के बाद s लेते हैं, ठीक है, तो s में कितना आएगा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। अभी तक कितना इलेक्ट्रॉन हम रख चुके हैं, तो यहाँ तक 10 हो गया, ये 12 हो गया। अब 3s के बाद ये लाइन पूरा हो गया। अब जब ये लाइन पूरा हो गया है तो हम इस लाइन में आएंगे, इस लाइन में पहले कौन मिल रहा है, तो 3p मिल रहा है, तो 3p में हम क्या ले लिए, 6 ले लिए। 3p के बाद 4s आ रहा है, तो 4s में भी 2 ले लिए, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया। अब तक हमारा टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स आ चुका है, लेकिन हमें 35 तक जाना है। अब ये लाइन में हम 4s तक जा चुके हैं, 4s तक जा चुके हैं। ये लाइन जब मेरा कंप्लीट हो गया है तो हम इस लाइन में आएंगे। अब इस लाइन में क्या मिल रहा है, 3d, उधर लाइन जगह नहीं है, हम इधर लिख रहे हैं 3d, तो 3d में कितना जाता है, d में कितना जाता है, मैक्सिमम 10, तो 10 ले लिए, कितना हो गया, 30 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अभी तक टोटल 30 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अभी भी हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3d के बाद इसमें कौन मिल रहा है, ऐसे तो इसमें 3 ऑर्बिटल था, तो पहले जो मिलेगा 3d मिला, 3d के बाद क्या मिला, p मिल रहा है, तो p में 4p में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, 6, लेकिन हमारे पास अब 5 ही बचा हुआ है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। इसमें कितना आ गया, 5। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, यानी ये कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ये हमारा p ब्लॉक का एलिमेंट होगा। यानी ये कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा p ब्लॉक, यानी बी नंबर, बी में आंसर है p ब्लॉक, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि IUPAC सिंबल डिफरेंट नंबर्स के लिए क्या होता है, ठीक है। तो 0 के लिए नील होता है, 1 के लिए अन होता है, 2 के लिए बाय होता है, 3 के लिए ट्राई होता है, 4 के लिए क्वाड होता है, 5 के लिए पेंट होता है, 6 के लिए हेक्स होता है, 7 के लिए हेप्ट होता है, 8 के लिए ऑक्ट होता है और 9 के लिए एन होता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमें 100 का सिंबल लिखना हो, ध्यान दोगे, अगर हमें 100 का लिखने बोला जाएगा तो क्या होगा, 1 के लिए अन से सिर्फ पहला लेटर यू आएगा, ठीक है, और 0 के लिए नील होता है तो उसके लिए एन आएगा, फिर 0 है तो फिर एन आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। 100 के लिए IUPAC सिंबल UNN आ जाएगा। अब अगर इसी प्रकार से हमें 101 का लिखना है तो 1 के लिए यू आएगा और 0 के लिए एन आएगा और फिर से 1 के लिए यू आ जाएगा, ठीक है। अब 102 का अगर हमें लिखना है तो 1 के लिए यू, 0 के लिए एन आ जाएगा, फर्स्ट लेटर, सबका फर्स्ट लेटर 2, तो 2 है यहाँ, तो 2 का फर्स्ट लेटर क्या है, तो 2 का फर्स्ट लेटर हमारा बी है, तो 2 का फर्स्ट लेटर हमारा बी आ जाएगा।
अब अगर 103 का बोला जाए तो 1 का तो हमारा u आएगा, ठीक है, 0 का n आ जाएगा, 3 का हमारा t आ जाएगा, ठीक है। अब अगर 101 का 11 का बोला जाए तो क्या आ जाएगा, u आ जाएगा इसका, ठीक है। अब अगर हमें 123 का बोला जाए तो 1 का u आ गया, 2 का b आ गया और 3 का t आ गया, ठीक है। अब अगर 127 का बोला जाए तो 1 का u, 2 का b और 7 का आ गया s, ऐसा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से किसी का भी IUPAC सिंबल हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में बोला गया है IUPAC सिंबल ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 129, ठीक है, 129। तो 129, 1 का u हो गया, 2 का b हो गया, 9 का e हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा UBE, यानी बी नंबर में है हमारा ये, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, हैलोजन बिलोंग्स टू, यानी हैलोजन यानी क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है कौन सा ग्रुप में बिलोंग करता है, तो ये 17 ग्रुप में बिलोंग करता है। पीरियोडिक टेबल में देखोगे आप लोग 17 ग्रुप में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 14 में है चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस गिव्स रिलेशन बिटवीन, तो चार्ल्स लॉ, ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देखने से पहले आप लोग स्क्रीन में देखोगे एवोगाड्रोज लॉ, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ जो है, बॉयल्स लॉ में क्या होता है, बॉयल्स लॉ में V इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, V यहाँ पर वॉल्यूम है और N जो है सो नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, V इज द प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है। चार्ल्स लॉ में होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग से, चार्ल्स लॉ ऑफ द गैसेस गिव्स रिलेशन बिटवीन, तो चार्ल्स लॉ जो है सो किसके किसके बीच रिलेशन देता है, तो आपका सामने यहाँ स्क्रीन में दिख रहा है वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है 14 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी 15 का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, 15 का हाइड्रोजन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। इसके बाद 16 में बोला गया है, 16 में ध्यान दोगे, सिनेगैस इज ए मिक्सचर ऑफ, सिनेगैस किस चीज का मिक्सचर है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान दोगे 16 में 4 ऑप्शन है, H2O प्लस O2, बी में है H2 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर H2O प्लस CO, फिर डी में है H2 प्लस CO2, यानी इस चारों ऑप्शन में कौन सा मिक्सर सिनेगैस का मिक्सर कहलाता है,
तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर H2 प्लस CO। ये इसका आंसर क्या होगा, तो बी नंबर हो जाएगा H2 प्लस CO, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, ध्यान दोगे। CuSO4 इंटू 5H2O में पूछा गया है हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है। 5H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स 5 है, तो ठीक है। इसमें से हाइड्रोजन बॉन्डेड कितना है, तो याद रखोगे इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स में 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है, 4 वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी 5 वाटर मॉलिक्यूल्स में से 4 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, और एक वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा गया है तो 1 हो जाएगा आंसर। अगर इसी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूछा जाता तो इसका आंसर कितना होता, तो 4 हो जाता। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए में क्या है, तो 1 है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा गया है कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो एक ही है, तो इसका आंसर ए में आ जाएगा 1। इसके बाद 17 हो गया, अब 18 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग देखोगे दी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, तो टर्शियरी, टर्शियरी के बाद सेकेंडरी का नंबर आता है, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, प्राइमरी के बाद मिथाइल। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 18 में ए में क्या है, तो ए में है CH3 में 3 लगा हुआ है और CH2 है, ठीक है, ये दिया हुआ है CH2 प्लस है। तो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो क्या आएगा, एक कार्बन में, ध्यान दोगे ये जो कार्बन दिख रहा है ना, इस कार्बन में CH3 3 बार है, तो हम CH3 3 बार ले लिए इसमें, और इसके बाद CH2 आ गया, ठीक है, प्लस। अब आते हैं बी में। बी में क्या है, तो ध्यान दोगे CH3 में 3 लगा हुआ है और यहां C प्लस है, तो इसी कार्बन में 3 CH3 है, ठीक है, ऐसा है, ऐसा है, और यहां प्लस लगा हुआ है। इसके बाद ध्यान दोगे सी में क्या है, सी में CH3, CH2 और CH2 है, एकदम सीधा सा ये ऐसा ही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग डी में देखते हैं। डी में है CH3, CH में प्लस है, फिर CH2 है और CH3 है, ठीक है। तो ध्यान दोगे यहाँ, इसका तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, तो ध्यान दोगे, अब यहां पर ध्यान दोगे, जिस जिस कार्बन में प्लस लगा हुआ है, सभी में ध्यान दोगे, जिस जिस कार्बन में प्लस लगा हुआ है, ठीक है, उसका डिग्री हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्लस लगा हुआ है ये कौन सा डिग्री का है, तो ये प्राइमरी का है। अब बोलोगे ये मेरा है, ये क्वाटरनरी कार्बन जरूर है, बट इसमें प्लस नहीं लगा हुआ है, प्लस इसमें लगा हुआ है, तो ये प्राइमरी है, ठीक है। इसमें जो प्लस लगा हुआ है ये मेरा टर्शियरी है, ये टर्शियरी है, और इसमें जो प्लस लगा हुआ है ये मेरा प्राइमरी है, ये भी मेरा प्राइमरी है, ठीक है। और इसमें जो प्लस लगा हुआ है ये मेरा सेकेंडरी है, ठीक है। चारों तो क्लियर हो गया हमारा। ए नंबर में जिसमें प्लस लगा हुआ है वो क्या है, तो प्राइमरी है, ठीक है। बी नंबर में जो प्लस लगा हुआ है वो टर्शियरी है, सी नंबर में जो प्लस लगा हुआ है वो प्राइमरी है, और डी में जो प्लस लगा हुआ है वो सेकेंडरी है। तो इसके अनुसार सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, टर्शियरी, यानी
सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर बी नंबर हो गया, यानी ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर हो गया, क्योंकि पूछा गया है यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट अस्टेबल, यानी निम्नलिखित में से किस कार्बोकेटाइन का अस्थायित्व सबसे अधिक है। ठीक है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका है, तो टर्शियरी का, यानी बी नंबर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज। तो फर्स्ट में है क्रिस्टलाइजेशन, बी में है डिस्टिलेशन, सी में है सब्लिमेशन, डी में है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 19 का क्या होगा, तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 20 में है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज नॉन एज, क्या बोलते हैं इसके, लाइम वाटर बोलते हैं, या क्विक लाइम बोलते हैं, या मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं, या तो लाइम अस्टोन बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा डी नंबर, लाइम अस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइम अस्टोन कहते हैं। ठीक है, 21 में है विच ऑफ द अल्कली मेटल गिव हाइड्रेटेड साल्ट। ठीक है, तो इसमें किससे हमारा हाइड्रेटेड साल्ट प्राप्त होता है, तो इसमें लिथियम का साइज सबसे छोटा होने के चलते ये जो है सो हाइड्रेटेड साल्ट का निर्माण करता है, यानी 21 का क्या हो जाएगा, तो 21 का हो जाएगा ए, यानी लिथियम। ठीक है, इसके बाद 22 में है इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड द पेयर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ C2 बॉन्ड C3 बॉन्ड इज, यानी इसमें C2 और C3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है सो बताना है। तो इससे पहले आप लोग ध्यान दोगे सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि अगर कार्बन मेरा चारों तरफ से बॉन्ड बना रहा है, अगर कार्बन चारों तरफ से बॉन्ड बना रहा है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ठीक है, इसके बाद अगर कार्बन इस प्रकार से बॉन्ड बना रहा है, मतलब किसी एक तरफ डबल बॉन्ड बना रहा है और बाकी दो तरफ सिंगल बना रहा है, तो इसमें होगा sp2। ठीक है, अब अगर दो तरफ से इस प्रकार से बॉन्ड बना रहा है या इस प्रकार से बॉन्ड बना रहा है, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, तो sp। ठीक है, अगर एक कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड चारों तरफ बनाया है तो sp3 होगा, और अगर कार्बन किसी एक तरफ डबल बॉन्ड और बाकी दो तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड अगर बनाया है तो sp2 होगा, और अगर कार्बन दो ही तरफ से बॉन्ड बनाया है, मतलब एक तरफ डबल और दूसरे तरफ भी डबल, या एक तरफ ट्रिपल और एक तरफ सिंगल, तो वहां sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, ध्यान दोगे 22 में एक क्वेश्चन जो दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, इसके बाद CH2। ठीक है, इसके बाद फिर CH2 और CH। ठीक है, CH के बाद फिर से CH2, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दोगे यहाँ इसमें पूछा गया है C2 और C3 में हाइब्रिडाइजेशन, तो ये है हमारा C2। ठीक है, C2 है और ये है हमारा C3। ठीक है, तो इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है और इस कार्बन में, तो इसका अगर हम डिटेल में स्ट्रक्चर अगर जाते हैं, ध्यान दोगे थोड़ा सा, इसका स्ट्रक्चर जाते हैं, दो हाइड्रोजन इस प्रकार से होगा, ऐसा होगा, और यहाँ डबल बॉन्ड, इसमें ये हाइड्रोजन हम इधर ले लिए, ये इधर सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ CH2 है तो एक हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ भी दो ठो हाइड्रोजन ऊपर नीचे,
फिर इधर C और ऊपर में हाइड्रोजन, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर इधर एक हाइड्रोजन और इधर है, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछा गया है कि हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है, किसमें, इस दूसरे कार्बन में और तीसरे कार्बन में। तो ये जो दूसरा कार्बन है किसके जैसा है, तो इसके जैसा है। तो इसमें जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ, तो यहाँ sp2 होगा। और ये इसका स्ट्रक्चर इसके जैसा है, इसमें क्या हो जाएगा, तो sp3 हो जाएगा। यानी sp2 sp3 आंसर होगा, यानी sp2 sp3 आंसर है हमारा सी नंबर, यानी सी नंबर में आंसर है sp2 sp3। ये है sp2 sp3 कहां पर है, तो सी नंबर में है, ध्यान दोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में जो ग्राफ जो ड्रॉ होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो सीधी सी बात है, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्म होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर यानी आइसोथर्म, आइसोथर्मल में ही तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना। तो यहाँ पूछा गया है कि ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहेगा उस वक्त वॉल्यूम और प्रेशर के बीच जो ग्राफ बनेगा उसे कौन सा नाम से हम लोग जानते हैं, तो होगा आइसोथर्म, यानी सी नंबर 23 का क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो 24 के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी को समझते हैं। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिस प्रकार से लेफ्ट से राइट जाने से रेडियस डिक्रीज करता है, वैसे ही ये इंक्रीज करता है। रेडियस का जस्ट उल्टा होता है, इसमें रेडियस में जिस प्रकार का वेरिएशन होता है उसका जस्ट उल्टा होता है। लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में रेडियस डिक्रीज करता है, तो ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज करेगा, और ऊपर से नीचे आने पर रेडियस इंक्रीज करता है तो ये मेरा डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा। तो अभी हम क्या बोले, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब है कि इसका सबसे ज्यादा होगा, क्या होगा, लिथियम का सबसे ज्यादा होगा, लिथियम के बाद सोडियम का होगा, सोडियम के बाद पोटासियम का होगा, पोटासियम के बाद रुबिडियम का होगा। यानी नीचे जाने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो सबसे ऊपर मेरा लिथियम है, तो लिथियम का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद सोडियम का होगा, उसके बाद पोटासियम का होगा, उसके बाद रुबिडियम का होगा। यानी 24 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 का आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन आप लोग पढ़े हो तो NH3 जो है हमारा, NH3 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ठीक है, बट इसमें एक लॉन पेयर होने के चलते इसका जो स्ट्रक्चर जो हो जाता है नाइट्रोजन, ऐसा स्ट्रक्चर शो करता है, ऐसा, और इधर एक लॉन पेयर होता है। ठीक है, जिसके चलते इसका शेप क्या होता है, तो लॉन पेयर को तो हम लोग शो नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ इसे शो करते हैं। तो ये क्या है, तो ये ट्राइगोनल पिरामिड है। क्या है ये, तो ट्राइगोनल पिरामिड है। ऑप्शन में इसका टेट्राहेड्रल है वो नहीं होगा, एंगुलर है वो भी नहीं होगा, ऑक्टाहेड्रल है वो भी नहीं होगा, डी में है पिरामिडल। तो ट्राइगोनल नहीं लिखा हुआ है तो पिरामिडल हमारा, ट्राइगोनल पिरामिडल है, तो इसमें सिर्फ पिरामिडल दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा, पिरामिडल हो जाएगा। यानी 25 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 26 में बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 दिया हुआ है, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, यानी 26 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 27 में है ए सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन दिस सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर किसी का भी एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। 27 का क्या होगा, तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 28 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन। 28 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन। तो आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है,
29 में है इन दी गिवन स्पेसीज विच वन इज लुइस बेस। तो लुइस बेस हम लोग किसको बोलते हैं? तो लुइस बेस हम लोग उसको बोलते हैं जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कौन हो जाएगा यहाँ से? NH3 हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा? NH3। ये NH3 इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये इसके पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो लुइस बेस बोलते हैं। यानी यहाँ पर लुइस बेस कौन हो जाएगा? तो NH3 हो जाएगा, यानी D नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 30 में आते हैं। 30 में क्या है, ध्यान दोगे, NH2 माइनस दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है व्हाट विल बी द कंजुगेट एसिड। ठीक है, कंजुगेट एसिड बोला गया है। तो अगर आप लोग पढ़े हो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस, तो जब कोई सब्सटेंस प्रोटॉन को गेन करता है, जब कोई सब्सटेंस प्रोटॉन को गेन करता है तो वो बेस कहलाता है। जैसे ध्यान दोगे, अगर यहाँ पर एक A है और एक H प्लस है, अगर ये AH प्लस से कंबाइन हो करके AH प्लस बनाता है तो ये यहाँ पर क्या कहलाएगा? तो बेस कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? और इसके द्वारा प्रोटॉन को गेन करने के बाद जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसी को हम लोग एसिड बोलते हैं, इसका कंजुगेट एसिड। ठीक है, अब अगर किसी में AH है ऐसा, ठीक है, अब अगर ये अपना H को डोनेट करेगा, मतलब इससे A जो है सो अलग हो जाएगा, सॉरी H अलग हो जाएगा। तो ये जो AH है वो H को अलग किया अपने से H अलग किया, इसका मतलब ये एसिड है। और इससे H अलग होने के बाद जो नया सब्सटेंस या आयन बनता है वो हमारा बेस कहलाता है। तो इस बेस का कंजुगेट एसिड ये कहलाएगा और इस एसिड का कंजुगेट बेस हमारा ये कहलाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है NH2 माइनस। ठीक है, क्या दिया हुआ है? NH2 माइनस दिया हुआ है। अब ये NH2 माइनस के बारे में पूछा गया है कि इसका कंजुगेट एसिड कौन होगा, इसका कंजुगेट एसिड कौन होगा। तो कंजुगेट एसिड कब होगा? जब ये H को गेन करेगा। अगर एक H प्लस, ये एक H प्लस गेन कर लेता है तो क्या बनेगा? NH2 हो जाएगा और 2 माइनस में से एक प्लस लग जाएगा तो एक माइनस बचेगा। ये होगा आंसर। यानी सीधे से याद रखना है, जब कोई एक सब्सटेंस H प्लस को गेन करता है तो वो बेस कहलाता है। गेन करने के बाद जो नया सब्सटेंस बनेगा वो कंजुगेट एसिड कहलाएगा। जब कोई सब्सटेंस से H अलग होता है तो ये अगर डोनेट कर रहा है तो ये एसिड कहलाएगा। इससे H अलग होने के बाद जो नया बनेगा उसे बेस यानी कंजुगेट बेस बोलेंगे। तो ये हमें क्या पूछा गया है? इसका कंजुगेट एसिड पूछा गया है। इसका मतलब ये बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा। अगर ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो H प्लस को गेन कर लेगा। H प्लस इसमें मिला देंगे तो एक H था, 2 ठो H हो जाएगा। 2 प्लस में से 2 माइनस में से एक प्लस मिल जाएगा तो एक माइनस होगा। मतलब ये हमारा क्या आ गया? इसका कंजुगेट एसिड आ गया। ठीक है, यानी इसका आंसर कहाँ है? तो इसका आंसर C में है। ये क्या है? C नंबर है इसका आंसर। ठीक है, अब इसके बाद 31 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में ध्यान दोगे। 31 में है दी कंसंट्रेशन ऑफ ए हाइड्रोजन आयन इन ए सैंपल ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक इज 10⁻⁻5 मोलरिटी। व्हाट इज द pH? तो pH का ये फॉर्मूला पढ़े होगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन 10⁻⁻5 दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर 10⁻⁻5 ले लेते हैं, लॉग में यहाँ जो पावर होता है ना वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो आगे आ जाएगा -5। ठीक है, तो यहाँ log 10 बचेगा। log 10 का वैल्यू 1 होता है तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू? तो इसका वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 कहाँ पर है? तो इसका है D नंबर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो D नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बट अगर इसी में अगर पूछा जाता सॉफ्ट ड्रिंक का pH रेंज पूछा जाता ना तो एक्चुअली में ये 2.5 से 3.5 तक होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर इन H2SO4। तो H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड एक वीडियो हम बना रखे हैं, उसको एक बार देखोगे आप लोग डिटेल से समझ में आ जाएगी। फिलहाल यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो 2 है, 2 ठो है ना, तो 2 × +1 आ गया। ठीक है, सल्फर का निकालना है, उसे हम x मान लेते हैं +x। ऑक्सीजन का यहाँ -2 है। ठीक है, तो प्लस इंटू में -2 इक्वल टू में 0 आ गया। ठीक है, यहाँ से आ गया +2 प्लस में x -8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x -6 इक्वल टू 0 आ जाएगा, दैट इज x इक्वल टू +6 आ जाएगा। यानी यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, तो +6 आ गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, तो ये है मेरा 32 का कितना हो जाएगा, तो 32 का बी नंबर आ गया आंसर। ठीक है, अब 33 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसका 33 का आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी ClO4 माइनस, क्या हो जाएगा, ClO4 माइनस डी नंबर हो जाएगा 33 का। ठीक है, अब 34 में आते हैं, नेचर ऑफ द CO2 गैस। CO2 गैस का नेचर कैसा होता है, तो ये एसिडिक होता है। क्या होता है, याद रखोगे, CO2 गैस का नेचर एसिडिक होता है। ठीक है, अब इसके बाद 35 में थर्मोडायनामिकली मोस्ट अस्टेबल फॉर्म ऑफ द कार्बन। तो कार्बन का सबसे मोस्ट अस्टेबल कौन होता है, तो ध्यान में रखोगे, इसका होता है डायमंड। इसका रीज़न ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर में जो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है ना, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के चलते ये ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, 36 में है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है या क्या होता है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर बेसिक, क्योंकि ये जब भी एक्वस सॉल्यूशन इसका हम लोग बनाते हैं तो वो बेसिक नेचर का हो जाता है। यानी 36 का आंसर क्या होगा, तो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस। तो सबसे पहले हम लोग ओजोनोलाइसिस को समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान दोगे, ओजोनोलाइसिस होता क्या है, जब हम लोग अल्कीन को O3 से रिएक्ट करवाते हैं। O3 का मतलब है यहां पर ओजोन। जब हम लोग अल्कीन को ओजोन से रिएक्ट करवाते हैं, मतलब O3 से रिएक्ट करवाते हैं, तो यहां पर क्या होता है, ध्यान दोगे, इस प्रकार का कंपाउंड हमारा तैयार होता है। यहां पर ओजोनाइड तैयार होता है, ओजोनाइड बन जाता है इस प्रकार से। ये है ओजोनाइड। ठीक है, अब जब इसका फिर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं जिंक की उपस्थिति में, तो ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, तो ये बच जाता है, ये जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, ऐसा बनता है ये, और प्लस में फिर से वही बनता है। जब इसका हम लोग ओजोनोलाइसिस करवाते हैं ना, तो ये बनता है, ध्यान में रखोगे ये। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है 37 में, ध्यान दोगे, 37 में दिया गया है ये चीज, ये है, ये दिया गया है 37 में। अगर इसको उसके जैसा हम लोग सेट कर दें, ये इसे सेट कर देंगे तो क्या आएगा, सो ध्यान दोगे, ये बन जाएगा। इसको बॉन्ड के आधार पर इस प्रकार से हम सेट कर सकते हैं। तो यहां से जब हम लोग इसे ओजोनोलाइसिस करवाते हैं, ओजोनोलाइसिस करवाएंगे, तो यहां CH3 C और इधर H, फिर यहां ऑक्सीजन आ जाएगा सेम वैसे ही, और इधर CH3
और इधर H, ये बन जाएगा। अब यहाँ से फिर ये रिमूव हो जाएगा, जब यहाँ पर हम लोग फिर यही सेम चीज Zn और H2 आएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ से, सो ध्यान देना, CH3 CH और ये डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अलग से फिर यही चीज बनेगा, तो फिर से अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, इसे शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं CH3 CHO, ये लिख सकते हैं। यानी ये क्या है, तो ये है हमारा एसिटल्डिहाइड, यानी ये कौन सा ऑप्शन में है, तो सी नंबर है। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 37 का आंसर क्या होगा, तो सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 में ध्यान दोगे, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। यानी 38 में जो है वो है हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसे रिएक्ट कराया गया है HCl से, ठीक है। तो अगर मार्कोनिकॉफ रूल आप लोग पढ़े हो, जब इसे हम लोग इस प्रकार का रिएजेंट से रिएक्ट करवाते हैं तो ये जो डबल बॉन्डेड दो ठो जो कार्बन एटम है उसी में ऐड होता है, यानी हाइड्रोजन आ जाएगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, और इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट Cl है वो उस कार्बन में आकर के ऐड होगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो Cl है यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा, यानी यहाँ पर Cl आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बन जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है उसी में एक और हाइड्रोजन चला जाएगा, तो CH3 हो जाएगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, इसे ऐसा लिख सकते हैं CH3 CH Cl CH3, ऐसा लिख सकते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद 39 में ध्यान दोगे, IUPAC नेम लिखना है। किसका IUPAC नेम, CH3 CH2, इसके बाद CH Cl CH3, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर को देख लेते हैं क्या होगा। तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, ठीक है। अभी CH इधर CH3 हो जाएगा। यहाँ अगर देखा जाए तो इसमें इस कार्बन का एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक हाइड्रोजन, तीन ही बॉन्ड कंप्लीट हुआ है। ये Cl हमारा नीचे आ जाएगा, या ऊपर भी जा सकता है। इसका हमें क्या निकला है, तो इसका लिखना है हमें IUPAC नेम। तो IUPAC नेम लेने के लिए सबसे पहले हम लोग ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ले लेंगे। इसके बाद नंबरिंग उस इंड से किया जाता है जिस इंड में फंक्शनल ग्रुप पहले आता है। तो इधर से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 में आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 में आ रहा है, इसलिए नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 4। 2 में क्या है, तो क्लोरो, 2 में क्लोरो, मिथ ईथ प्रो ब्यूट, 4 का होता है ब्यूटेन। यानी इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन, यानी इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या होगा, तो डी नंबर हो जाएगा। और उसके बाद पूछा गया है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन। तो अभी जस्ट बताया गया ओजोनोलाइसिस में ओजोन का केमिकल फॉर्मूला होता है O3। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो। ये था हमारा 11th क्लास केमिस्ट्री का मॉडल सेट जो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2023 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए जारी किया गया है। ठीक है, आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जितने सारे सर्कल में आपके दोस्त हों, जितने सारे भाई बंधु हों, सभी इसका लाभ उठा सकें। और इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बना करके लेके आएँ ताकि आप उसका समय पर लाभ उठा सकें। और एक बात कि अगर आपको अच्छा लगा हो और अगर इस चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि
जो भी हमारे थ्रू लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा वो आप तक आसानी पूर्वक जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सके। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।